जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम तुषार कुमार है। क्लियर सीजीपीएससी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं बस्तर क्षेत्र में हुए पहले आदिवासी विद्रोह के बारे में, अर्थात हल्बा विद्रोह के बारे में। डिटेल स्टडी करेंगे। हल्बा विद्रोह का कारण क्या था, क्या बैकग्राउंड सेट हुआ कि ये विद्रोह हुआ है, इसके साथ साथ इस विद्रोह के परिणाम, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। इससे पहले वीडियो हम शुरू करें, यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो यदि आपको पसंद आती तो आप लाइक कर दीजिएगा। वीडियो एनिमेटेड होने वाली है। अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हो। तो सबसे पहले मैप को जूम इन यदि हम लोग करते हैं तो हमको कुछ इस प्रकार से छत्तीसगढ़ का मैप देखने को मिलेगा। इतिहास की बात करें तो समय के गर्भ में जाने की आवश्यकता पड़ेगी। हम चलते हैं समय 1770 से 71 के मध्य में। इस समय तात्कालिक बस्तर साम्राज्य को यदि हम लोग देखेंगे तो बस्तर की सीमा कुछ इस प्रकार से लगती थी। इस समय बस्तर के शासक थे दलपत देव, जिनका शासनकाल 1731 से 1774 तक चला है। दलपत देव अपने बस्तर साम्राज्य की सीमा दो तरफ से जो है शेयर करते थे। इनकी एक सीमा लगी हुई थी जयपुर साम्राज्य के साथ, तो वहीं दूसरी तरफ सीमा जो लगी हुई थी भोसला और अंग्रेजों के साथ लगी हुई थी। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है दोस्तों, रतनपुर और रायपुर जो क्षेत्र है या मध्य छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, इस समय तक भोसलों के अधीन आ चुका था। रतनपुर में बिम्बाजी भोसला जो है शासन कर रहे थे। अब भोसला अंग्रेज लिखने का तात्पर्य यह है कि भोसलों ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर लिया था, जिसकी कुछ शर्तों के अनुसार इनडायरेक्टली अंग्रेज ही यहाँ पर शासन कर रहे थे। 1770 में नीलू पंथ का आक्रमण होता है। इस समय बस्तर की राजधानी हमारी रहती है बस्तर क्षेत्र। दलपत देव अपनी राजधानी किसको बना के रखते हैं, बस्तर को रखते हैं। नीलू पंथ के आक्रमण को ये विफल करते हैं और सिक्योरिटी रीजन की वजह से कि ऐसा दोबारा आक्रमण होगा तो थोड़ा और मौका मिले हमें लड़ने के लिए, अपनी राजधानी का स्थानांतरण कर देते हैं ये जगदलपुर में। ऐसे में कोंडागांव तरफ प्रशासन के लिए अपनी उप राजधानी बनाते हैं ये डोंगर क्षेत्र को। डोंगर क्षेत्र में बैठाते हैं अपने पुत्र अजमेर सिंह को प्रशासन के लिए। इसके साथ साथ इनके एक और पुत्र रहते हैं दरियादेव। अजमेर सिंह और दरियादेव दो भाई रहते हैं। अजमेर सिंह जो डोंगर का प्रशासन देखते रहते हैं। डोंगर क्षेत्र प्रसिद्ध रहता है हल्बा जनजातियों के लिए, हल्बाओं का संकेंद्रण वहां पे रहता है हल्बा जनजातियों का। अजमेर सिंह वहां पर अपना प्रशासन कुछ इस प्रकार से करते हैं कि हल्बा जनजाति के लोग उनको अपना पिता, अपना भगवान जैसे समझने लगते हैं। उनको हमेशा यही लगता है कि यही हमारे आने वाले राजा हैं। अब चलिए स्टोरी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और स्टोरी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आते हैं हम लोग सन 1774 से 78 के मध्य में। 1774 की बात करते हैं। 1774 में हमारे दलपत देव जो है इनका स्वर्गवास हो जाता है। दोनों भाइयों के मध्य उत्तराधिकार हेतु युद्ध। दोनों भाई अजमेर सिंह और दरियादेव दोनों शासन करना चाहते थे, तो इन दोनों भाइयों के मध्य युद्ध होता है। ये भी बस्तर के इतिहास में पहला हमको देखने को मिलता है कि उत्तराधिकार हेतु संघर्ष होता है। दरियादेव आक्रमण करते हैं अजमेर सिंह के ऊपर, बट अजमेर सिंह जो है विजित हो जाते हैं। अजमेर सिंह युद्ध में जीत जाते हैं। दरियादेव को चाहिए थी गद्दी। दरियादेव जैसे पराजित होते हैं, दरियादेव चले जाते हैं जयपुर की तरफ, भाग के चले जाते हैं। और जयपुर के शासक जो है हमारे विक्रमदेव, ये हमारी स्टोरी के एक और कैरेक्टर आएंगे, विक्रमदेव के साथ मित्रता करते हैं। विक्रमदेव को चाहिए रहता है कोटपाड़ परगना और कुछ क्षेत्र जो है चाहिए रहता है। विक्रमदेव का रहता है कि हम बस्तर के कुछ क्षेत्र पर शासन कर सके। विक्रमदेव बोलते हैं चलिए मैं आपकी मदद करूंगा, मैं आपकी सैन्य सहायता करूंगा, उसके बदले हमको कुछ क्षेत्र चाहिए। इस वक्त दरियादेव को केवल गद्दी दिखती है। उनको केवल ऐसा रहता है कि मुझे गद्दी पर बैठना है, मुझे शासन करना है, मुझे राजा बनना है। वो उनकी बातों को मान लेते हैं और बोलते हैं ठीक है करेंगे। ऐसे में दरियादेव जो है वापस जाते हैं अजमेर सिंह से युद्ध करने के लिए विक्रमदेव की सहायता से। और इस समय अजमेर सिंह जो है पराजित होने लगते हैं। जैसे अजमेर सिंह पराजित होने लगते हैं, वहां की मासूम जनता, हल्बा जनजाति के लोग, उनसे ये देखा नहीं जाता कि उनके राजा जो है हार रहे हैं। हल्बा जनजाति के लोग भारी संख्या में दरियादेव का विद्रोह करते हैं, दरियादेव के खिलाफ हो जाते हैं, विद्रोह कर देते हैं। मजबूरन दरियादेव को वापस जाना पड़ता है विक्रमदेव के पास। यही था हमारा हल्बा विद्रोह, हल्बा जनजातियों का विद्रोह राजा के लिए, अजमेर सिंह के लिए, राजा के लिए कि उनकी गद्दी बची रहे। दरियादेव के खिलाफ विद्रोह करना हल्बा विद्रोह कहलाता है। इसी कारण अजमेर सिंह को क्रांति का मसीहा भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने हल्बाओं में क्रांति की एक भावना पैदा कर दी। अब अजमेर सिंह हो गया हमारे राजा बन गए 1774 में। दरियादेव को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी कि वो बार बार युद्ध में हार रहे हैं, कैसे करे क्या करे। तो 1777 में
दरियादेव, विक्रमदेव ये लोग प्लानिंग करते हैं, साथ में ये लोग ले लेते हैं अपने मित्र को, मराठा शासकों को ले लेते हैं बिंबाजी भोसले को। बिंबाजी भोसला और विक्रमदेव पहले से मित्र रहते हैं। बिंबाजी भोसला चूंकि मराठा और अंग्रेजों के उसमें रहते हैं, तो इनकी भी जो है दोस्ती रहती है अंग्रेजों के साथ। इनकी पूरी प्लानिंग रहती है कि इनको पूरे तरफ से घेरा जाए, दोनों तरफ से घेरा जाए और अच्छे से जो है फिर एक युद्ध लड़ा जाए, अजमेर सिंह को घेर के इनको हटाया जाए गद्दी से। तो ऐसी प्लानिंग होती है। बिंबाजी भोसला रतनपुर से अपनी सेना भेजते हैं, साथ में हमारे विक्रमदेव और दरियादेव इस तरफ से घेरते हैं, पूर्वी तरफ से। ऐसे में परिणाम स्वरूप 1777 में हमारे अजमेर सिंह की मृत्यु हो जाती है। अब दरियादेव युद्ध जो है जीत जाते हैं, फिर भी दरियादेव को ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि हलवाओं ने कैसे उनके खिलाफ हथियार उठाए, हलवाओं ने कैसे उनका विद्रोह किया। इससे चिढ़कर दरियादेव क्या करते हैं, सारे हलवाओं को पकड़कर, डोंगर क्षेत्र के सारे हलवाओं को पकड़कर उनका नरसंहार करना शुरू करते हैं। ये अब तक के बस्तर के इतिहास में हुआ सबसे बड़ा खूनी नरसंहार है, जिसको ताड़ झुकनी नरसंहार की भी संज्ञा दी जाती है, जिसमें दरियादेव ने हलवाओं को मार दिया, बहुत ज्यादा जीनोसाइड किया। ऐसा माना जाता है कि वहां पर केवल 7 परिवार ही हलवा के बच पाते हैं, बाकी सारे हलवा के परिवार जो है नष्ट कर दिए जाते हैं, मार दिए जाते हैं दरियादेव के पास। तो ये हमारा एक पूरा हलवा विद्रोह होता है, जो 1774 में दलपत देव की मृत्यु के बाद दोनों भाइयों के मध्य उत्तराधिकार के संघर्ष से शुरू होता है और हमारा ताड़ झुकनी नरसंहार के पश्चात इसको समाप्त किया जाता है। ये विद्रोह को दबाया जाता है। दबाने के लिए हमारे दरियादेव रहेंगे, तात्कालिक शासक अजमेर सिंह रहते हैं। अजमेर सिंह को ही क्रांति का मसीहा कहा। अब इसके परिणाम के बारे में बात करेंगे हम लोग कि इसके परिणाम क्या हुए, इस युद्ध के परिणाम क्या होते हैं, इस विद्रोह के बाद परिणाम क्या हुए। तो 1778 में ही हमें आगे बढ़ना है, तिथि को हम लगाएंगे तो 6 अप्रैल 1778। इस समय तक दरियादेव जो है बाकी हलवाओं को खत्म कर चुके होते हैं, बस्तर की गद्दी पर बैठ जाते हैं, युद्ध समाप्त हो जाता है। अब बात आती है संधि की। संधि होती है कोटपाड़ में, तो कोटपाड़ की संधि कही जाती है। इस समय शासक रहते हैं हमारे दरियादेव, जिन्होंने बस्तर के साम्राज्य की गद्दी पाने के लिए बाकी क्षेत्रों से मित्रता की, बाकी दुश्मनों से मित्रता की, या बाकी राज्यों के सम्राटों से मित्रता की। कोटपाड़ संधि होती है हमारी मराठों के बीच, दरियादेव के बीच और जयपुर के शासक के बीच। इस संधि को करने के लिए 3 अधिकारी और आते हैं, जिसमें त्र्यंबकर अबीर राव ये भोसलों का प्रतिनिधित्व करते हैं, बिंबाजी भोसला का ये प्रतिनिधित्व करते हैं। अंग्रेज अधिकारी रहते हैं जॉनसन, जो अंग्रेजों की तरफ से आते हैं एक अधिकारी रखने के लिए, और साथ में हमारे रहते हैं जयपुर के शासक विक्रमदेव। क्योंकि ये लोगों ने दरियादेव की सहायता की थी, अब ये संधि में कुछ शर्तें रखेंगे जिनको दरियादेव को मानना रहेगा। दरियादेव क्या करते हैं, जब उनको गद्दी सिर्फ दिखती है, वो ये नहीं देखते कि बस्तर स्वतंत्र है या क्या है, उनको सिर्फ गद्दी पर बैठना रहता है, तो वो सैन्य सहायता के बदले कुछ भी देने को रेडी हो जाते हैं। ये कोटपाड़ की संधि को देखने के लिए कौन कौन रहते हैं, तो इनको देखने के लिए ये लोग तो रहेंगे, साथ में रहती है पूरी बस्तर की मासूम जनता, जो इस संधि को होते हुए देखती है, जहां पर मराठे और विक्रमदेव अपनी अपनी शर्तें रखते हैं। जिसमें सबसे पहले त्र्यंबकक अवीर राव बोलते हैं मराठों की तरफ से, क्योंकि हमने आपकी सैन्य सहायता की थी, अब आप हमारे क्षेत्र का हिस्सा हो, आप हमारे हो, आपको हम बस्तर को जो है मराठों में मिला दिया जाएगा या भोसला में मिला दिया जाएगा। और इसके साथ साथ हम आपको मिला रहे हैं, बट आप सालाना 59,000 रुपये वार्षिक टकोली हमको पटाते जाइए। हम आपके कार्य में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आपको जैसा करना आप करते रहिए, हमको आप टैक्स पटाते रहिए। इस प्रकार से देखा जाए, जैसे ये सिग्नेचर करते हैं इस चीज पर, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हो जाता है बस्तर का छत्तीसगढ़ में शामिल होना। तो इतिहास की तरफ से देखेंगे तो ये तिथि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। इसके पहले जब भी हम इतिहास पढ़ते हैं, इसके पहले का, तो बस्तर का इतिहास और छत्तीसगढ़ का इतिहास हमको अलग अलग देखने को मिलता है, हर जगह आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। ये पहला ऑफिशियल सिग्नेचर है जिसमें बस्तर के राजा ने सिग्नेचर किया है कि वो छत्तीसगढ़ में शामिल हो रहे हैं। सालाना 59,000 आप टकोली देंगे, यदि आप टकोली नहीं दे पाते तो हम आपके ऊपर पुनः आक्रमण करेंगे। इस प्रकार से होता है, जो आगे चलकर अलग अलग विद्रोह, परलकुट वगैरह विद्रोह की जड़ बनेगा। ऐसे ही हमारे विक्रमदेव रहते हैं, विक्रमदेव को केवल जमीन चाहिए रहती है, तो विक्रमदेव कोटपाड़ क्षेत्र, इसके अलावा रायगढ़ा क्षेत्र और कुछ क्षेत्रों की डिमांड करते हैं कि हमें आप ये क्षेत्र दीजिए, हमने आपकी सैन्य सहायता की है, इसके बदले हमें आप ये क्षेत्र दीजिए।
6 अप्रैल 1778 को ये संधि होती है। दरियादेव दोनों की बात मानते हैं। 59,000 वार्षिक टकोली देने के साथ वो मराठों के अधीन होने की बात स्वीकारते हैं। साथ ही साथ कोटपाड़ परगना और रायगढ़ा क्षेत्र इसको भी देने की बात मानते हैं। इस तरीके से बस्तर के इतिहास में इन राजा के बारे में लिखा जाता है कि इन्होंने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए बस्तर की स्वतंत्रता को बेच दिया या बस्तर की स्वतंत्रता को जो है हटा दिया गया। इस प्रकार से ये हल्बा विद्रोह का समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो थोड़ा भी जानकारी पूर्वक लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। और जय हिंद।